Good morning, all of you. In this part of the drugs, we will discuss about the relation in between the chemical structure of the drug and their property. Okay, how the property of a chemical drug changes if we cause some change in their chemical structure. में जो chemical structure है उसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से उसके अंदर वो खास प्रॉपर्टी है. अगर हम उस ग्रुप को हटा देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है. उस ग्रुप को मॉडिफाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ जाता है. उसे कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप. जो स्ट्रक्चर है आपकी ड्रग की उसका प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन है. तो मीन स्ट्रक्चर को चेंज करते ही उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज. तो वो सारे ग्रुप जिसको चेंज करने से प्रॉपर्टी के अंदर आता है चेंज, उन ग्रुप्स को कहते क्या है. सबसे पहले हम वही देख लें और उससे पहले हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको फिर से दे देते हैं अबाउट द आवर यूनिट दैट इज द ड्रग्स. तो ड्रग्स क्या थी जिसके ऊपर हम किसी ग्रुप को चेंज करके देखेंगे. सो ड्रग्स आर नथिंग बट दे आर दी लो मोलिकुलर मास कंपाउंड विच मे और मे नॉट हैव द थेरेप्यूटिक एक्शन. जो हमने पढ़ा था, अगर थेरेप्यूटिक एक्शन है तो मेडिसिन, अगर थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं है तो आपके वो पॉइजन कहलाते हैं. तो वो थेरेप्यूटिक एक्शन कब रहेगा, इफ द ड्रग इज टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट बाय द डॉक्टर रेफरेंस. if the drug is not taken according to the doctor reference, means if it is taken in higher amount without the doctor reference, then it acts as the poison. So means if any of the drug giving the positive response towards the positive biological response, giving their therapeutic response, then the particular drug can act as the medicine. और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ड्रग्स की वो तो मेन होनी चाहिए टू एक्ट एज ए मेडिसिन. के मीन्स वो नॉन टॉक्सिक हो, मिनिमम और नो साइड इफेक्ट हो, वो नॉट हार्मफुल हो हमारी बॉडी टिश्यूज के लिए, बॉडी सेल्स के लिए, और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, मीन्स कम अमाउंट में वो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाए, और प्लस में वो रेजिस्टेंट ना कर पाए सेल को इवन आफ्टर द लॉन्ग यूज. इफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट देन पर्टिकुलर ड्रग एक्ट एज द मेडिसिन. लेकिन अब हमारा मेन पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, कि कोई भी जो केमिकल है उसके स्ट्रक्चर में अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या आता है इफेक्ट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द केमिकल प्रॉपर्टी. या जो कौन कौन से ग्रुप हैं, जैसे CH ग्रुप में चेंज कर दें, CN ग्रुप में चेंज कर दें, एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप लगा दें, हम कोई भी उनके अंदर चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पर्टिकुलर फंक्शनल का नाम लेके भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले जो भी ग्रुप जिसके यानी इंट्रोड्यूस करने से या रिमूवल करने से प्रॉपर्टी के अंदर आता है चेंज, उसे कहते क्या है, दैट कॉल्ड फार्माकोफोर ग्रुप. उसे आप क्या कहते हैं, फार्माकोफोर ग्रुप. फार्माकोफोर ग्रुप क्या है, ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी स्ट्रक्चर यूनिट है या पार्ट है उस आपके पर्टिकुलर ड्रग के अंदर जिसकी वजह से क्या होती है, उस ड्रग की प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है. सो द स्ट्रक्चरल यूनिट और द पार्ट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द फार्माकोफोर ग्रुप और द यूनिट. तो ये पाया गया कि जो 19th जो सेंचुरी थी उसके दौरान काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे उनको आइसोलेट किया गया, और फिर ये देखा गया नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ड्यू टू विच देयर प्रॉपर्टी आर स्टडीड. उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया कि ये पर्टिकुलर ग्रुप उसके स्ट्रक्चर में है तो उससे उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो क्या एक्टिविटी दिखा सकता है, कौन से डिजीज में उसको यूज किया जा सकता है. तो 19th सेंचुरी के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट को आइसोलेट करके उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उस केमिकल स्ट्रक्चर का रिलेशन देखा गया, फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साथ उसको कोरिलेट किया गया. और जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज थी ये पाया गया कि वो एसोसिएटेड रहती हैं उस यूनिट के साथ. अगर हम इस यूनिट में कर दे चेंज तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी उस ड्रग की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो ऐसा ये जो यूनिट है स्ट्रक्चर यूनिट, जिसके चेंज करने से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उस कंपाउंड की चेंज हो जाती है, उसे आप कहते हैं फार्माकोफोर ग्रुप. और ये पाया गया कि जो फार्माको ग्रुप ग्रुप इज डिसअपियर्ड, अगर हम फार्माको ग्रुप को डिसअपियर कर दे उस कंपाउंड के अंदर से तो ये पाया गया हो सकता है उसकी जो एक्टिविटी वही लॉस हो जाए. ऐसा भी पाया गया कि अगर फार्माको ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस कर दे किसी कंपाउंड के अंदर तो भी हो सकता है वो कंपाउंड अपनी एक्टिविटी लॉस कर दे. में जो कोई भी जो पर्टिकुलर यूनिट होती है अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, अगर हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें तो भी एक्टिविटी लॉस हो सकती है या गेन हो सकती है. सिमिलरली अगर उस ग्रुप को हटा दें तो भी एक्टिविटी गेन हो सकती है और लॉस हो सकती है. मींस कोई भी ग्रुप अपने पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दिखा सकता है और वो नेगेटिव रेस्पॉन्स भी दिखा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर और डिपेंडिंग अपॉन के उस ग्रुप को हम किस चीज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं.
तो जो बेसिक स्केलेटन है क्या जिसके अंदर उस ग्रुप को डाला जा रहा है, हो सकता है उस बेसिक स्केलेटन के अंदर उस ग्रुप को लगाने से वो नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ जाए, हो सकता है उस ग्रुप को लगाने से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बढ़ जाए। तो इसीलिए जो फार्माकोफोर जो ग्रुप होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर वो टॉक्सिक है तो क्या है बोलो, अगर वो टॉक्सिक है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कुछ सिंपल रिएक्शन करेंगे, हम उस ग्रुप को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे ताकि उसका जो टॉक्सिक नेचर है उस फार्माकोफोर ग्रुप का, उसको हम क्या कर सके, उसके टॉक्सिसिटी के नेचर को हम रिड्यूस कर सके और उसको फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव बना सके, उसको लेस टॉक्सिक कर सके, या एंड सो ऑन इस टाइप से। तो हमें उसको मेडिसिन की फॉर्म में उसको यूटिलाइज करवाना है, ना कि उसको पॉइजन की फॉर्म के अंदर। तो कोई भी केमिकल है, कोई कंपाउंड है हमारे पास, उसमें हमें ये देखना है कि वो कंपाउंड अगर पॉइजन का काम कर रहा है तो व्हाई। एक तो पॉइजन का काम आपके जो सिंपल मेडिसिन भी कर सकती है, वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर डॉक्टर के रेफरेंस के बिना जितनी अमाउंट डॉक्टर ने कही उससे ज्यादा हमने अमाउंट ले ली तो भी वो पॉइजन है, वो तो एक अलग इश्यू है, क्योंकि हमने उसको हायर अमाउंट में ले लिया। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं हमने वो हायर अमाउंट में नहीं लिए, वो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट के अंदर है, फिर भी वो पॉइजन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में है। तो हम क्या करेंगे, फिर हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी, उसके अंदर हमने यूनिट देखी कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो उस कंपाउंड को एक पॉइजन बना रही है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर यूनिट को जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड पॉइजन का काम कर रहा है, हम उस यूनिट के अंदर क्या कर देंगे, चेंज, हम उस यूनिट के अंदर मॉडिफिकेशन कर देंगे बाय कॉजिंग सम सिंपल रिएक्शन, और उस कंपाउंड को हम क्या बना देंगे, फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव, मोर बेनिफिशियल। लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हमेशा ही कोई ना कोई कनेक्शन होता है कि हमने ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो इस चीज के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स के बारे में कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं जिनका असर हम देख पाएंगे उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर क्या पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप, कि एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। एल्काइल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के अंदर है तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उस कंपाउंड की जो है उनके अंदर वो कैसे लाता है चेंज। देखो, whenever any active hydrogen of a drug is substituted by an alkyl group, the physiological activity of the alkylated group may increase or decrease। अगर हमने क्या किया, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, कोई ड्रग है, उसके अंदर कोई एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हमने क्या बताया था कौन होती है, एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन which can be lost easily in the form of the H positive ion। अगर हम उस H को हटा के वहां पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। तो डिक्रीज कब हो सकती है, तो कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, जब हम एल्काइलेशन करें उसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, HCl हाइड्रोजन जो साइनाइड है वो एक ऐसा कंपाउंड है विच लीड्स टू कोमा। वाइल दिस प्रॉपर्टी ऑफ HCN उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम H को हटा के क्या लगा दें, CH3। तो जो CH3CN है वो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम HCN कंज्यूम कर लिया जाए तो बॉडी कोमा में चली जाएगी, हो सकता है फिर भी कोमा में चली जाए, H को हटा के CH3 लगाते, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमने डिक्रीज कर दिया है। सिमिलरली जैसे अमोनिया है, उसकी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी होती है, अगर जैसे जो आपके रेफ्रिजरेशन होती है, जो आइस फैक्ट्री होती है, वहां पे कूलिंग पर्पसेस के लिए जो गैस यूज की जाती है वो क्या क्या यूज करते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया गैस की अगर लीकेज हो जाए तो क्या हो जाता है, देखो पूरी आंखों में जलन, सब कुछ, बेहोशी सी होनी शुरू हो जाएगी, मीन्स कन्वल्शंस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये अमोनिया की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो ये कन्वल्सिव प्रॉपर्टी है अमोनिया की, इट कैन बी डिक्रीज्ड। कैसे, इफ वी रिप्लेस द H एटम ऑफ द अमोनिया, अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या होती है NH3, अगर हम उसका एक H हटा के क्या लगा दें CH3, तो वो क्या बन जाएंगे, एमीन्स बन जाते हैं। अगर दो H हटा दें तो सेकेंडरी अमीन, तीन लगा दें तो टर्शियरी अमीन। तो ये पाया गया कि अगर जो ट्राई मिथाइलेमीन है अमोनिया के कंपैरिजन में, उसके अंदर कोई भी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी नहीं होती, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। तो अमोनिया के अंदर कन्वल्सिव प्रॉपर्टी है और ट्राई मिथाइलेमीन के अंदर वो कन्वल्सिव प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाती है, वो होती ही नहीं। तो मीन जैसे ही हमने H को रिप्लेस किया CH3 ग्रुप के द्वारा तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ गया, चेंज। मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन द ग्रुप एंड द प्रॉपर्टीज। जैसे आपके एनिलीन लिया, उसकी भी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी होती लाइक द अमोनिया, हमने देखा था, वो रिप्लेस द H एटम ऑफ द एनिलीन NH2 ग्रुप बाय द एल्काइल ग्रुप, तो उसकी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज, जैसे अमोनिया के अंदर हुई थी। सिमिलरली जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है कैचिकोल की, वो डिक्रीज की जा सकती है बाय रिप्लेसिंग द H एटम ऑफ द OH बाय द एल्काइल ग्रुप। मींस जो OH ग्रुप है ये तो है आपका
जो ग्रुप है इसको अगर हम CH3 लगा दें, एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो एल्कोक्सिक ग्रुप आ जाएगा। तो इस टाइप से जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है कैचिकोल की वो क्या हो जाती है बोलो, चेंज हो जाती है। सिमिलरली जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है सैलिसिलिक एसिड हमने ले लिया, अगर हम उसके अंदर CH3 ग्रुप लगा देते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्प्रिन की टैबलेट कहा जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बता चुके हैं वो। तो प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। सैलिसिलिक एसिड क्या है, सैलिसिलिक एसिड के बारे में आपने बताया था, वो खाली पेट भी हम उसको नहीं ले सकते इन द एम्प्टी स्टमक, बिकॉज इट कॉजेज द अल्सर, वो अल्सर प्रोड्यूस करता है, पेप्टिक अल्सर स्टमक के अंदर एक्सेस एसिडिटी कर देता है, क्योंकि जो आपका एस्प्रीन है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड को एज ए पेन किलर आप यूज नहीं कर सकते, जबकि अगर हम उसमें एसिटाइलेशन कर दी, देखो तो वो क्या बन गया बोलो, OH का OCH3 में कन्वर्ट कर दिया, तो जो एस्प्रीन है वो क्या है, एक पेन किलर। सैलिसिलिक एसिड एक पेन किलर नहीं है, तो होगी ना प्रॉपर्टी आपकी चेंज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे इंक्रीज हो जाती हैं अल्काइलेशन करने से। जैसे आपके पास बोलो कौन है आपके, एल्कोहल और ईथर में डिफरेंस। तो क्या है दोनों में डिफरेंस, देखो ROH, एल्कोहल होते हैं ROH, अगर H को हटा के R लगा दे, यही तो डिफरेंस हो गया ना दोनों में। एल्कोहल में बोलो कौन है, ROH। तो जो इथर्स होते हैं दे आर मोर टॉक्सिक देन द आपके एल्कोहल्स। ROH में देखो H है, इथर्स में बोलो कौन है यहाँ पे, R है यहाँ पे। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, H हटा के R लगा दिया। जो इथर्स होते हैं दे आर मोर टॉक्सिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। रिसोर्सिनोल डाइमिथाइल ईथर फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक देन द रिसोर्सिनोल। जो सिंपल रिसोर्सिनोल होता है, अगर हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें, रिसोर्सिनोल डाइमिथाइल ईथर के अंदर कन्वर्ट कर दें। जैसे आपके अभी ईथर ही तो बने थे ऊपर जो हमने सिंपल एल्कोहल लिए, H हटा के R ग्रुप लगा देते हैं तो ईथर बन जाता है। ऐसे रिसोर्सिनोल के अंदर भी जो OH ग्रुप है, OH का H हटा के अगर हम क्या लगा दें वहां पे CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं, ईथर्स बन जाए, रिसोर्सिनोल डाइमिथाइल ईथर। मतलब जो दोनों OH है, दोनों OH का H हटा के क्या लगा दें, CH3, सो कॉल्ड द डाइमिथाइल ईथर। अगर एक ही H हटा के ऐसा कर दें तो क्या बन जाएगा वो आपका मोनोमिथाइल ईथर। तो वो ज्यादा आपका टॉक्सिक होता है। सिंपली जाइलिन, जाइलिन आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा जाइलिन। तो जाइलिन्स आर फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक देन द टोल्यूइन। अगर बेंजीन के ऊपर एक ही CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, इफ ओनली वन CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग देन इट इज टोल्यूइन। इफ मोर देन वन CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग देन कॉल्ड द जाइलिन। वो है कहाँ पे प्रेजेंट, अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर सिंपली कौन अटैच हो बोला आपका, एक CH3, तो ये तो आपका टोल्यूइन है। अगर हम CH3 ग्रुप को लगाना शुरू कर दें कहाँ पे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपके CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, सो कॉल्ड द ऑर्थोजाइलिन। अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन के ऊपर है तो आप उसे क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द मेटाजाइलिन। और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो पैरा पोजीशन के ऊपर है तो आप उसे कहते हैं पैराजाइलिन। तो क्या पाया गया कि जो ये जाइलिन होते हैं they are more toxic than the toluene and toluene is more toxic than the benzene। अगर हम ये भी हटा दें देखो इस टाइप से, ये सिंपल बेंजीन होता है, तो बेंजीन के अंदर हमने क्या कर दी, देखो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बोलो कौन बन गया, ये आपके पास टोलुइन बन गया यहाँ पे, ठीक है। और शुरू में कौन था, जैसे आपके पास ये बेंजीन था, एल्काइलेशन की तो टोलुइन बन गया। एंड सो ऑन, फर्दर एल्काइलेशन करते चले जाएं तो ये जाइलिन बन गया। एल्काइलेशन कहाँ हुई, ऑर्थोमेटा पैरा पे, तो ऑर्थोमेटा पैरा जाइलिन है। तो टॉक्सिसिटी आपकी क्या होगी बोलो, इंक्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं आपके, उनके अंदर अगर हम एल्काइलेशन कहाँ पे कर दें, इन ग्रुप्स के अंदर बोलो कौन कौन से ग्रुप है वो आपके, हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसके ऊपर एल्काइलेशन कर दें, OH ग्रुप के ऊपर एल्काइलेशन कर दें। OH का हमने अभी देखा भी था ऊपर, देखो जो एल्कोहल और इथर्स के बीच में जब हमने कंपैरिजन किया था। तो कंपाउंड इज द एल्काइलेशन ऑफ द CH और द OH और ग्रुप causes a full appearance of a certain masked properties। जो प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर रहे थे वो अपीयर होनी शुरू हो जाती है। कोकेन इज ए स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक ड्रग while its एनालॉग एसिड, अगर हम उसका एनालॉग एसिड बना दें तो क्या होगा, हमने एल्काइल ग्रुप हटा दिया तो जो एनालॉग एसिड बना दिया उसका, तो क्या बन गए बोलो, वो आपका इनर्ट है, बोलो कौन है वो, इनर्ट है। जबकि जो कोकेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक ड्रग है, हमने एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ा था, which causes which are used for causing the unconsciousness in a part of body or in a whole body। तो अपने क्या कहते थे, एनेस्थेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट एंटीपायरिन, ये स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक ड्रग है, ये बोलो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक ड्रग है। लेकिन अगर इसका जो जो एनालॉग लेते हैं हैविंग ओनली वन मिथाइल ग्रुप, जिसके अंदर एक ही मिथाइल ग्रुप रखे, तो हम वो क्या है, वो आपका इनर्ट रह जाती है स्ट्रक्चर, बोलो क्या रह जाती है वो आपकी, इनर्ट।
सिमिलरली अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड है उसके अंदर जो साइज है एल्काइल ग्रुप का, उसका इफेक्ट भी होता है इसके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथाइल ग्रुप हो, इट हैज मोर यानी इन्फ्लुएंस दिखाता है एज कम्पेयर टू द मिथाइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के साइज की वजह से भी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। जैसे डाई इथाइल कीटोन हो, वो स्ट्रॉन्गर हिप्नोटिक है एज कम्पेयर टू द एसीटोन। तो जो आपका एसीटोन होता है सिंपल, उसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कौन लगा होता है? आपके CH3 ग्रुप देखो इस टाइप से लगे होते हैं। तो ये तो आपका आपका बोलो कौन हो गया? ये तो एसीटोन हो गया। लेकिन अगर हम इस CH3 ग्रुप को हटा के दोनों साइड में बोलो कौन लगा दें? आपके दोनों साइड मिथाइल ग्रुप आप लगा दो, C2H5 ग्रुप लगा दें आप, ऐसे CH2CH3। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक है। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक्स। आपने पढ़े थे ना आपके ट्रांसक्विलाइजर्स, ये दो टाइप के होते हैं, हिप्नोटिक या सेडेटिव्स। हिप्नोटिक या सेडेटिव, सेडेटिव्स का ही दूसरा नाम हिप्नोटिक्स होता है। और दूसरे आपके कौन थे? एंटी डिप्रेसेंट या मूड एलिवेटर्स। तो ये क्या थे? ये ट्रांसक्विलाइजर्स होते हैं। बोले कौन होते हैं? ट्रांसक्विलाइजर्स। तो डाई इथाइल जो कीटोन इज स्ट्रॉन्गर ट्रांसक्विलाइजर एज कम्पेयर टू द बोलो कौन? आपके एसीटोन। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखें कि अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? बोलो मिथाइल ग्रुप। एसिटोफिनोन के अंदर, उस एसिटोफिनोन के अंदर कौन होता है? बोलो आपका मिथाइल ग्रुप। उसको अगर हम हटा दें और क्या लगा दें? बोलो बल्कि ग्रुप C2H5 लगा दें, तो जो हिप्नोटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? उसकी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते ही हैं। देखो सिंपल कंपाउंडों की स्ट्रक्चर तो आपको याद रख ही लेनी चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। तो COCH3, देखो ये एसिटोफिनोल है। अगर हम इसके CH3 को हटा दें और यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलो आपकी इंक्रीज हो जाएगी? हिप्नोटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाईमिथाइल सल्फोन। बोलो नेक्स्ट हम कौन देख रहे हैं? डाईमिथाइल सल्फोन। तो डाईमिथाइल सल्फोन कौन? जैसे कीटोन होता है ऐसे सल्फोन ग्रुप भी होता है। सल्फर अगर हम लगा दें वहां पे, देखो एस डबल बॉन्ड हो, और दोनों साइड में हमने क्या लगा दिया? बोलो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो सल्फर के 4 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, तो डाइमिथाइल सल्फोन है आपका। अगर हम यहाँ पे CH3 को हटा के क्या लगा दें? C2H5 लगा दें, तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो पैरा यूरिडी एनिसोल अगर हम ले लें, उसके अंदर देखो CH3 जो ग्रुप, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें इथाइल ग्रुप के द्वारा, तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड उसको डुल्सिन के नाम से पुकारा जाता है। वो 200 टाइम्स मोर स्वीटर होता है। और जबकि जो प्रीवियस कंपाउंड था वो क्या था? बोलो वो टेस्टलेस, उसके अंदर टेस्ट ही नहीं होता। सिंपली आपने मिथाइल को इथाइल से रिप्लेस किया, उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, वो बिल्कुल स्वीटर हो गया, 200 गुना ज्यादा स्वीटर हो गया। कुछ डाइज होती हैं जिसके अंदर एनिथाइल ग्रुप होता है, वो पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डाइंग द नर्व फाइबर, while the corresponding dye having n-methyl, देखो अब तो इट हैज नो डाइंग प्रॉपर्टी, उसके अंदर कोई डाइंग प्रॉपर्टी ही नहीं होती। तो मीन्स मिथाइल से आपने इथाइल किया, मीन्स बल्कीनेस बढ़ा दी एल्काइल ग्रुप की, तो जिसकी वजह से जो डाइंग प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? बोलो वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके एक फिनेसेटीन होता है। तो अगर हम क्या करें, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द इथोक्सी ग्रुप ऑफ द फेनेसेटीन, जो कि एक एनाल्जेसिक का काम करती है, इट इज मोर एक्टिव, वो ज्यादा मोर एक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का हमने क्या देखा? इफेक्ट किसके ऊपर देखा? स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के अंदर, कि अगर हम H हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दे तो हमने उसका इफेक्ट देखा। अगर हमने स्मॉलर एल्काइल की बजाय बिगर एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो वो हमने इफेक्ट देखा। अब हम देखेंगे OH ग्रुप का। तो जब कभी भी OH ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसकी फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जैसे अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें OH ग्रुप किसी एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को वो क्या कर सकता है? जैसे डिक्रीज कर दे। या नंबर ऑफ OH ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस कर दे किसी एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है वो वीकर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एन प्रोपेनॉल ज्यादा रिएक्टिव होता है देन द ग्लिसरॉल। एन प्रोपेनॉल के अंदर 1 OH ग्रुप होता है, और आपके ग्लिसरॉल के अंदर कितने होते हैं? आपके 3 OH ग्रुप होते हैं। देखो जैसे एन प्रोपेनॉल तो कौन हो गया? हमने ये ले लिया 3 कार्बन कंपाउंड, CH3 CH3 CH2, और बोलो इसके अंदर क्या लगा हुआ है हमने? ये नंबर 1 पोजीशन के ऊपर देखो OH लगा हुआ है। देखो यहाँ पे अगर हम बची हुई पोजीशन के ऊपर भी OH लगाते चले जाएं, देखो H हटा के, तो वो कौन होता है? दैट इज द ग्लिसरॉल। तो जैसे ही हमने OH ग्रुप
का नंबर इंक्रीज कर दिया देखो इस टाइप से, तो प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। सो एन प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन द ग्लिसरॉल, ये पाया गया। सिमिलरली नेक्स्ट वन, अगर हम क्या ले लें, हेक्सेनोल, हेक्सेनोल इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन द सोर्बिटॉल। हेक्सेनोल कौन होता है, हेक्सेनोल वो होता है जिसमें सिर्फ एक OH हो, 6 कार्बन हो। सोर्बिटॉल कौन होता है, जिसमें 6 कार्बन हो और हर एक कार्बन के ऊपर आपको क्या दिखाई दे, आपको दिखाई दे OH ग्रुप, तो वो आपके सोर्बिटॉल बन जाता है। जो ग्लूकोज की जब हम रिडक्शन करते हैं, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, आपके जो 6 कार्बन होते हैं, पहले कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जब हम उसकी रिडक्शन कर दें तो क्या बन जाता है, वो भी अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हमने एन प्रोपेनॉल और ग्लिसरॉल के अंदर रिलेशन देखा, ऐसा ही हेक्सेनोल और सोर्बिटॉल के अंदर होता है। मतलब अगर आपके पास 6 कार्बन है, जैसे CH3 CH2, देखो CH2 CH2 CH2, ये CH2, 3 to 5 हो चुके हैं CH2, इसके ऊपर हमने OH लगा दिया, तो ये तो कौन है आपका, ये तो एन हेक्सेनोल है। अगर हम हर एक कार्बन के ऊपर, हर एक कार्बन के ऊपर वो लोग क्या लगाते चले जाएं, हम एक एक OH लगाते चले जाएं, देखो इस टाइप से 4 5। आपने देखा था ना, देखो पहले में स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज की बता दूं, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है जिसमें नंबरिंग हम OH ग्रुप की साइड से करते थे, उसके ऊपर पहले से ही OH होते थे। हम एग्जैक्ट ओरिएंटेशन शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इसकी रिडक्शन कर दी। रिडक्शन की तो क्या हुआ, जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप था, तो उसकी रिडक्शन की तो वो भी देखो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया था, देखो इस टाइप से, ये CH2 और ये OH, ये कौन बन गया, ये सोर्बिटॉल बन गया आपका। तो जो हेक्सेनोल है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द सोर्बिटॉल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटाइल एल्डिहाइड ले लें, क्या ले लिया हमने, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, इट इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन बीटा हाइड्रोक्सी। हम ये देख रहे हैं कि OH ग्रुप लगाने से कैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड जो होता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ब्यूटाइल कौन होता है, जिसमें देखो 4 कार्बन आपको दिखाई दे, 1 2 3 एंड 4 आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, देखो इस टाइप से। बची वैलेंसी आप किससे पूरी कर देंगे, बोलो H लगा के, देखो इस टाइप से, तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया, कॉमन नेम है इसका। वैसे इसका नाम है 1 2 3 4 हो जाए तो ब्यूटेनॉल बोल देते हैं। अब इसमें देखो जो बीटा पोजीशन, देखो पहली अल्फा, दूसरी कौन सी, ये अल्फा हो गया, नेक्स्ट कौन होती है, बोलो बीटा। बीटा के ऊपर क्या लगा दिया जाए, देखो OH, देखो ऐसे एक OH हमने लगा दिया इन द बीटा पोजीशन, देखो इस टाइप से, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो ये हमने लिख रखा था। और बची हुई चीज देखो आपकी ऐसा है, देखो ये इस टाइप से हमने लगा दी। तो जो ब्यूटाइल एल्डिहाइड है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। जो एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ी है, उसके दौरान हम 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं, तो 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल से ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो एल्कोहल्स की हम बात करें, जो डिफरेंट आपके आइसोमेरिक जो एल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर, तो उसमें भी क्या पाया गया था, प्राइमरी से टर्शरी की जब हम जाते हैं तो एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी इज मोर देन, सेकेंडरी इज मोर देन द टर्शरी वन। उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अगर हम देखें, तो ये पाया गया था, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जनरली डिक्रीजेस बाय द इथेरिफिकेशन या एस्टेरिफिकेशन एंड मेक कंडीशन अनफेवरेबल टू द एस्टर हाइड्रोलिसिस। ये पाया गया कि जो आपकी जो एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है, वो डिक्रीज हो जाती हैं अगर हम क्या करते हैं, इथेरिफिकेशन करते हैं या एस्टेरिफिकेशन कर देते हैं। और ये भी पाया गया कि जो OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप कुछ कंपाउंड के अंदर, वो हो सकता है कोई अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन शो ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो मीन्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समटाइम्स क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप है मेक द कंपाउंड टू लूज इट्स पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे अभी हमने बताया ही था पीछे कि जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर हम इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, हो सकता है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाए। तो हाइड्रोक्सी कैफीन हैज नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी व्हाइल कैफीन हैज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। कैफीन के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो कैफीन यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सी कैफीन जो हमने लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ही डिसअपीयर हो गई। नेक्स्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं OH ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग, इंक्रीज देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन, वो इंक्रीज कर जाता है। देखो जैसे यहाँ पे फिनोल इज मोर टॉक्सिक देन द एंड द स्ट्रॉन्गर एंटीसेप्टिक देन द बेंजीन। बेंजीन है सिंपल, और बेंजीन के ऊपर अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो क्या बन गया, फिनोल। तो फिनोल इज मोर टॉक्सिक होता है, इसकी स्ट्रॉन्गर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है देन द बेंजीन।
नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे जो सैलिसिलिक एसिड होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्गर एंटी फंगल प्रॉपर्टी और एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये आपका पेन किलर की तरह काम नहीं करता। देन द पेरेंट बेंजोइक एसिड, तो जो आपका बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? आपका जो बेंजोइक एसिड होता है उसके अंदर तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, सिंपल आपका CH ग्रुप लगा होता है, देखो इस टाइप से CH ग्रुप हमने लगा दिया, ये तो बेंजोइक एसिड है। लेकिन अगर हम इस बेंजोइक एसिड के अंदर एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देखो ये जिसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, तो इट हैज ए स्ट्रॉन्गर एंटी फंगल। देखो OH ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने से कैसे प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे बेंजीन था पहले, सिंपल बोलो कौन था आपका बेंजीन, ऊपर वाले केस में हमने लिया था, तो इस बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया था बोलो OH ग्रुप। OH ग्रुप के इंट्रोड्यूस करते हुए वो लोग क्या बन गया था आपका फिनोल। तो फिनोल is more toxic and stronger antiseptic than the benzene one. Similarly here, the salicylic acid is stronger antifungal and the antirheumatic agent than the parent benzoic acid. तो अगर हम एक से ज्यादा OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द more OH group in the aromatic ring increases the toxicity. जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिसोर्सिनोल है, पायरोगेलोल है, इनके अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या होते हैं, फिनोल के अंदर तो एक होता है, इनके अंदर एक से ज्यादा हम इंक्रीज कर देते हैं, सो दे आर मोर टॉक्सिक देन द फिनोल। बेंजीन के ऊपर एक OH को टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई, एक से ज्यादा OH लगा दे जैसे रिसोर्सिनोल पायरोगेलोल में जब चलेंगे तो क्या होगा, आपके OH ग्रुप की संख्या बढ़ी और वो ज्यादा टॉक्सिक हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, दैट इज द एल्डिहाइडिक और द कीटोनिक ग्रुप का इफेक्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के ऊपर। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, एल्डिहाइड ग्रुप हम डिक्रीज कर दे, रिमूव कर दे तो क्या होगा, इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा। जैसे ये तो हम पहले बेसिक पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। हमने इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्टर के बेसिस के ऊपर जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाली जो यूनिट थी वहां पे हम पहले ही बेसिक रीजनिंग आपको दे चुके हैं, वहां पे समझा चुके हैं ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड द स्टेरिक इफेक्ट। तो फॉर्मेल्डिहाइड इज ए पोटेंट एंटीसेप्टिक, फॉर्मेल्डिहाइड तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो introduction of the OH group in the aldehyde molecule decreases the physiological activity of the resulting compound. वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, which may even cause the compound to be medically inert, that is glucose. तो जो आपका एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है आपका 6 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड था, तो हमने क्या किया, उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज थी जो वो शो कर रहा था वो शो नहीं करेगा अगर हम उसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो। और ये पाया गया जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है कीटोन की वो ऑलमोस्ट सेकेंडरी अल्कोहल के इक्विवेलेंट ही होती हैं, और जनरली दे शो द नार्कोटिक एक्शन, और वो नार्कोटिक एक्शन शो करते हैं। जैसे एसिटोफिनोन है, इट इज ए स्ट्रॉन्गर हिप्नोटिक, ये स्ट्रॉन्गर हिप्नोटिक का काम करती है। अगर हम एसिटोफिनोन में जो CH3 ग्रुप है COCH3 का CH3, अगर हम CH3 ग्रुप को हटा दें एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर, तो कोई बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये आपको बनानी आनी ही चाहिए। बेंजीन के ऊपर अगर हम COCH3 ग्रुप लगा देते हैं, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दें, COCH3, तो एसिटोफिनोन कहलाता है, इट इज स्ट्रॉन्गर हिप्नोटिक। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन्स होते हैं दे हैव द डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी, डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी यानी यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो। तो ये थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मींस जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे नेक्स्ट अल्फा कार्बन होता है, उससे अगला बीटा अल्फा, और बीटा के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो आप कहते हो अनसैचुरेशन आ गई, सो कॉल्ड द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने से या उसको रिमूव करने से जो ड्रग है जो कंपाउंड है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर क्या चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। तो अगर हम एसिडिक ग्रुप लाइक द सल्फोनिक एसिड ग्रुप और द कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो आपकी फिजियोलॉजिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज भी हो सकती है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। जैसे फिनोल एक पॉइजनस सब्सटेंस है, फिनोल बोलो क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है, लेकिन जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो नॉन पॉइजनस है। बेंजीन के ऊपर OH है तो क्या है, पॉइजनस है, लेकिन हमने OH ग्रुप को हटा दिया और क्या लगा दिया बोलो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप व्हिच इज नॉन पॉइजनस। Means introduction of the acidic group without altering the active or the anchoring groups also make the compound less toxic। जैसे ना द नाइट्रो कंपाउंड जो नाइट्रोबेंजीन है वो पॉइजनस है, जबकि हमने क्या किया जो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजिक एसिड है वो हार्मलेस है। बेंजीन के ऊपर एक ही NO2 ग्रुप हमने लगा रखा है तो वो कौन है, नाइट्रोबेंजीन। देखो बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, देखो
एक ही NO2 ग्रुप लगाया, तो बोलो कौन है ये, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन हमने क्या लगा दिया इसके अंदर, हमने CH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो हार्मलेस हो गया। देखो किसके रिस्पेक्ट में, देखो CH ग्रुप इंट्रोड्यूस किया NO2 के रिस्पेक्ट में, कहाँ पे किया, ये ऑर्थो पोजीशन होती है। नेक्स्ट मेटा, मान लीजिए मेटा के ऊपर कर दिया तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे करते तो ऑर्थो, पैरा पे करते तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड वो कहलाता है कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे एमीन्स। आपने ये देखा जो एमीन्स होते हैं, पीछे आपने पढ़ा था अमोनिया, एमीन्स, उनकी कन्वल्सिव प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती हैं जैसे ही हम एल्काइल ग्रुप एल्काइलेशन उनकी कर देते हैं। लेकिन आपने ये पढ़ा जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ है आपका, ये लगा दिया हमने NH2 ग्रुप, तो एमीन्स है ये आपके, एमीन्स है। अगर हमने इसमें CH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, देखो इस स्टेप से, कहाँ पे, CH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन होगी तो अल्फा एमिनो एसिड, एक जगह H है, दूसरी जगह कोई भी R हो सकता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। बोलो ये कौन है, ये आपके एमिनो एसिड है, इसके अंदर एमिनो ग्रुप भी है और CH ग्रुप भी है, लेकिन ये अल्फा एमिनो एसिड है बिकॉज हियर द NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द CH ग्रुप, सो कॉल्ड द अल्फा एमिनो एसिड। हो सकता है वो बीटा पोजीशन के ऊपर हो जाए आपका, देखो ऐसा भी तो हो सकता था। देखो नीचे हम स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाते हैं आपको, ये C, ये H, ये R और ये CH ग्रुप, ये नेक्स्ट कार्बन तो बोलो कौन सा था, ये अल्फा। इससे एक और अगला कार्बन आ जाता, मान लीजिए एक और, उसको हम बीटा कहते हैं। इस बीटा के ऊपर अगर हम NH2 ग्रुप लगा दें, सो दैट कॉल्ड द बीटा एमिनो एसिड, उसे आप क्या कहते हैं, दैट इज द बीटा एमिनो एसिड। बची हुई वैलेंसी आप पूरी कर लेंगे कार्बन की, यहाँ पे हम लगा देंगे कोई भी ग्रुप, तो ये बीटा एमिनो एसिड कहलाते हैं। तो जो हमारी प्रोटीन्स होती है, जनरल बेसिक बात आपको बता दें, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो एमिनो एसिड से मिलके ही बनी होती है, और एमिनो एसिड जो होती है दीज आर 20 नंबर, और जो 20 नंबर जिससे हमारी प्रोटीन बनती है ऑल आर अल्फा एमिनो एसिड, दे आर नॉट द बीटा और द गामा एमिनो एसिड। लेकिन बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए, व्हाट आर अल्फा, व्हाट आर बीटा, व्हाट आर द गामा। मींस जो एमिनो एसिड है दे आर यूजफुल, दे आर द फूड स्टफ्स, अभी हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जैसे एनिलीन, हमने पढ़ा था पीछे, इसकी भी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी होती है एमीन की तरह ही, लेकिन अगर हम जो एनिलीन है उसमें कौन सा ग्रुप लगा दे, बोलो CH ग्रुप लगा दे। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ हो तो आप उसे क्या कहते हैं, दैट इज द एनिलीन। लेकिन अगर हम क्या कर दें, CH ग्रुप लगा दें, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, CH, ऑर्थो पोजीशन पे मान लीजिए लगा दिया हमने NH2, तो ये क्या कह रहा है, ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड, ये हार्मलेस है, और जबकि जो एनिलीन है उसकी कन्वल्सिव प्रॉपर्टी होती है, वो टॉक्सिक होता है। तो इट इज फाउंड दैट, इसलिए ये पाया गया कि हम क्या कर दें कि जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या आ जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो लॉस्ट भी हो सकती है, उनमें चेंज आ जाता है जैसे ही हम एसिडिक जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो रिस्टोर भी हो सकती है ऑन एस्टेरिफिकेशन। जैसे पॉइजनिंग जो एक्शन है टायरोसिन इज रिस्टोर्ड इन इट्स एस्टर डेरिवेटिव, जो उसका एस्टर डेरिवेटिव जो होता है उसके अंदर वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तो जो एसाइलेशन है किसी बेसिक कंपाउंड की बाय मीन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड हम करते हैं, तो इट रिड्यूसेस द बेसिसिटी, तो उसकी बेसिसिटी बोलो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इसलिए जो फिजिकल फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी हमने ग्रुप ही चेंज कर दिया तो उसमें भी आ जाएगा चेंज। तो जैसे बेंजोएलेशन इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द वेरियस कंपाउंड, अगर हम बेंजोएलेशन कर देते हैं तो देखो कोई भी जरूरी नहीं कि बेंजोएलेशन की आप कोई भी चेंज लाते हैं ग्रुप के अंदर, फार्माकोलॉजिकल जो ग्रुप है उसके अंदर कोई भी चेंज लाएंगे, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर तो चेंज आना ही होता है। जैसे कोकेन है, कोकेन उसका जो बेंजोइल जो डेरिवेटिव होता है वो एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का काम करता है, जबकि जो दूसरा है इग्नोनिन मिथाइल एस्टर, इक्नोनिन जो मिथाइल एस्टर है उसका वो क्या होता है आपका, इनएक्टिव होता है, जबकि बेंजोइल डेरिवेटिव जो है कोकेन का वो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलोजन का इफेक्ट। कुछ एक नाम तो आपने पढ़ी रखे होंगे हेलोजन में, जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं ना, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हम जैसे मीथेन है, मीथेन तो एक गैस है जिसे मार्श गैस आप कहते हैं, लेकिन उसी मीथेन गैस के अंदर CH4 में अगर हम चारों H हटा के चारों Cl लगा दें तो क्या बन जाएगा, आपके CCl4 जो पायरीन नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। मीथेन में 2H हटा के 2Cl लगा दो, 2F लगा दो, तो क्या बन जाएगा, CCl2F, फ्रियोन्स बन जाते हैं, जो कि रेफ्रिजरेशन के अंदर काम आते हैं,
इसके अंदर काम आते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर। जो फ्रीओन्स होते हैं, CFCs जिसे कहते हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जिसकी वजह से हो जाती है, जैसे मीथेन की वजह से तो ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, मीथेन का एक H, 3H हटा के 3Cl, तो क्लोरोफॉर्म बन गया, जो कि आपके किस चीज का काम करता है, आपके एनेस्थेटिक ड्रग का भी काम कर जाता है। मींस द इंट्रोडक्शन ऑफ द, जो आपके हेलोजन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करता है, एलिफेटिक कंपाउंड में करो या एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर करो, तो उसके दोनों तरह के इफेक्ट आ जाते हैं। आपके यूजफुल इफेक्ट भी और टॉक्सिक इफेक्ट, दोनों तरह के जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे उनके बारे में क्या क्या वो हो सकते हैं। इसीलिए जो हेलोजिनेशन है इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एक्टिविटी एंड वाइडनिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द गिवन सीरीज। जैसे जो इंट्रोडक्शन अगर हम करें जो हेलोजेंस का, तो डिक्रीज द टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिसिटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे क्लोरेमीन्स, दे आर द स्ट्रॉन्ग, क्या है वो, एंटीसेप्टिक है, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द हाइपोहेलस एसिड लिबरेटेड ऑन द हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही हम क्लोरेमीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके दौरान क्या प्रोड्यूस होगा, हाइपोहेलस एसिड, क्या होता है, HCl। तो जब प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, आपके उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी उसकी कितनी है। जो आपके डिफरेंट हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो आयोडीन होता है, इनकी जो हिप्नोटिक जो प्रॉपर्टी होती है, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक वेट। जैसे ही हम क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। हिप्नोटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों के अंदर देखो चेंज आ गया, साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लोरोफॉर्म है जैसे, वो हिप्नोटिक का काम करता है, सेडेटिव का काम करता है, जबकि आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। आयोडोफॉर्म किसका काम करता है बोलो, एंटीसेप्टिक का। CHI3 जिसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बोलो, आयोडीन, आयोडोफॉर्म का CHI3, और क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3, वो आपके हिप्नोटिक का काम करता है। जो लेस एक्टिविटी होती है आपके फ्लोरिनेटेड जो कंपाउंड की, वो किस लिए होती है, ड्यू टू देयर लो स्टेबिलिटी, मे बी ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। तो जो लो लेस एक्टिविटी होती है ड्यू टू देयर मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन के बीच में आपके स्ट्रोंगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बोलो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, कार्बन और फ्लोरीन के बीच, या कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन के बीच। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन फॉर्म द स्ट्रोंगर कोवलेंट बॉन्ड विद द कार्बन एटम। इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो मोर स्टेबल होगा। क्लोरीन साइज बड़ा है तो CCl के बीच में बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन और ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, आयोडीन के केस में और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसका हुआ, फ्लोरीन के साथ जब बनता है, इसलिए वो कम रिएक्टिव होगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं NO2 और ONO, ये आपके एम्बिडेंट लिगेंड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर के आपके ये अटैचमेंट N के थ्रू है या O के थ्रू। N के थ्रू अटैचमेंट हो तो उसे नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, O के थ्रू अटैच हो तो उसे नाइट्रीटो ग्रुप कहते हैं। तो NO2 इज ए नाइट्रो ग्रुप एंड ONO इज ए नाइट्राइट ग्रुप या नाइट्रीटो ग्रुप भी कह देते हैं। तो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं नाइट्रो और द नाइट्रीटो ग्रुप, सिमिलरली जो और ग्रुप्स के बारे में हमने देखा, तो वो क्या करेंगे, वो एक्टिविटी को क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोबेंजीन हो गया, वो मोर टॉक्सिक होता है जब पेरेंट, जैसे नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो बेंजीन से ज्यादा टॉक्सिक है। तो बेंजीन के ऊपर तो सिर्फ H लगे होते हैं, H हटा के NO2 लगा दे तो नाइट्रोबेंजीन तो ज्यादा टॉक्सिक होता है। जबकि अगर हम जो रिएडली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप जैसे कि CH3 CHO ग्रुप अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नाइट्रोबेंजीन के बारे में हमने देखा है वो एक पॉइजनस है, जबकि पैरा नाइट्रोटोलुइन लेस पॉइजनस है आपका। तो लोग क्या होता है, लेस से पॉइजनस। तो हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से किसी ग्रुप के इंट्रोड्यूस करने से जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ जाता है चेंज। सो दीज ऑल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर में चेंज तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज, तो उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। ONO ग्रुप है जैसे, वो आइसोमेरिक है NO2 ग्रुप का, लेकिन डिफर इन देयर एक्शन, दोनों का प्रॉपर्टी ही अलग अलग है। जैसे एलिफेटिक जो नाइट्राइड्स होते हैं उनकी डायलेटिंग इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, जबकि नाइट्रो कंपाउंड हैज नो एक्शन। जो एलिफेटिक जो नाइट्राइट होते हैं वो दे आर यूज फॉर द लोअर BP, लोअर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके लिए यूज करते हैं। और जो स्ट्रेंथ है इसके इफेक्ट की वो इंक्रीज होती चली जाती है
कब? जब हम एल्काइल नाइट्राइट से एराइल नाइट्राइट की तरफ जाते हैं, एल्काइल से एराइल, एल्काइल ग्रुप हटा के एराइल ग्रुप लगा दे तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो जो इसकी प्रॉपर्टी है लो बीपी के लिए जो यूज किया जाता है, वो प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज। सिमिलरली जो सेकेंडरी और जो टर्शियरी नाइट्राइट होते हैं विच कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड टू द अल्कोहल देन द प्राइमरी नाइट्राइट, तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? चेंज। इसीलिए दे आर मोर पावरफुल देन द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी और द प्राइमरी नाइट्राइट्स। इसलिए जो सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्राइट होते हैं दे आर मोर पावरफुल क्योंकि इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं आपके अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप चेंज करने से किस तरह से जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर आता है चेंज। तो NH2 ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो टॉक्सिसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ऑल द थ्री फिनाइल डाइएमीन्स आर मोर पॉइजनस देन द एनिलीन। जो एनिलीन है, अगर हम वो देखें एनिलीन, तो उससे भी ज्यादा पॉइजनस कौन होते हैं? ऑल द थ्री फिनाइल डाइएमीन्स, वो ज्यादा पॉइजनस होते हैं। और ये पाया गया कि जैसे हम जो एमोनिया था, जैसे अमोनिया, उसका एक एच हटा दे, आर लगा दे तो एमीन्स बन जाते हैं। तो जैसे ही हम सक्सेसिव एल्काइलेशन करते चले जाएंगे तो टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। और एसाइलेशन कर दें तो भी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है? बोलो, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज आ जाता है। तो एनिलीन जैसे टॉक्सिक है, जबकि एसिड एनिलाइड क्या है? वो आपका फेब्रिफ्यूग है, वो आपका उतना टॉक्सिक नहीं है। जो सल्फोनेशन और कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन अगर हम कर देते हैं तो उससे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है एमिनो ग्रुप की, उसमें वो क्या हो जाती है? वो आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। एनिलीन के बारे में जैसे हमने पहले ही बताया, वो टॉक्सिक होता है, वो पॉइजनस होता है। जबकि जो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड होता है वो आपका टॉक्सिक नहीं होता, बल्कि वो एक कंपोनेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके एरोमेटिक एमीन्स हैं, हाइड्रोजीन्स हैं, दे आर यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स और द एनाल्जेसिक्स की फॉर्म में भी इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे अपने नाइट्रो और नाइट्राइट आपने देखे, उसी टाइप से एमिडेंट लिगेंड्स। सी के थ्रू अटैचमेंट तो साइनाइड या नाइट्राइल कह देते हैं, के थ्रू अटैचमेंट तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलेमिन भी कह सकते हैं। अगर हम CN ग्रुप इंट्रोड्यूस करते तो टॉक्सिसिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज। अगर एलिफेटिक सीरीज में अगर हम देखें तो जो लोअर नाइट्राइल्स होते हैं, लोअर का मतलब लेस कार्बन वाले, वो आपके मोर पॉइजनस होते हैं देन द हायर नाइट्राइल्स। जैसे 2 कार्बन की चेन के ऊपर CN लगा दें, 5 कार्बन की चेन के ऊपर CN लगा दें, एक 10 कार्बन की चेन के ऊपर एक CN लगा दें, तो हमने ये बताया जो लोअर नाइट्राइट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, वो ज्यादा पॉइजनस होते हैं एज कम्पेयर टू हायर नाइट्राइल्स, मींस जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर है। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जो HCN होता है ये आपका क्या होता है? ये मोर पॉइजनस होता है, इट प्रोड्यूसेस कोमा। एल्काइलेशन के दौरान हमने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अगर H को हटा के CN लगाते तो बोलो क्या हो गया? वो आपका कम पॉइजनस होता है। जो जो साइनाइड आयन होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दे आल्सो एक्सर्ट सम पॉइजनस इफेक्ट। पोटाशियम जो थायोसाइनेट होता है, थायो का मतलब सल्फर, जो पोटेशियम थायोसाइनेट होता है ये एक वीक पॉइजन होता है, जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन का काम करता है, इट में इवन कॉज द डेथ। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को आपने ध्यान दिया होगा, इसको यूज भी करते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट की डिटेक्शन के दौरान लेबोरेटरी के अंदर। नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन की जब हम डिटेक्शन करते हैं तो उसके दौरान जब हम जो आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगर हम डाल दें तो सल्फर प्रेजेंट है या नहीं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है या नहीं, उसकी डिटेक्शन में करते हैं हम यूज। तो वहां पे वायलेट कलर आ जाता है। किसी कंपाउंड में अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने बना लिया, उसमें सल्फर है और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड उसमें 1 2 डाल दें तो एकदम कैसा कलर आ जाता है? वायलेट कलर आ जाता है। तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो ये जो पोटेशियम थायोसाइनेट है ये क्या है? वीक पॉइजन है, जबकि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। सोडियम फेरोसाइनेट Na4FeCN6 जो है, तो जो साइनाइड ग्रुप होता है इसके अंदर सोडियम फेरोसाइनाइड के अंदर डजंट शो एनी फिजियोलॉजिकल एक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है आपके कंपाउंड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दे में भी द आयनिक कंपाउंड, और ये आपका कंपाउंड ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके अंदर जो CN इट इज प्रेजेंट विद द आपकी ब्रैकेट, ब्रैकेट ये नॉन आयनाइजिंग पार्ट होता है, इसलिए आयनाइजिंग फॉर्म के अंदर है ही नहीं यहाँ पे CN। CN नेगेटिव आयन की फॉर्म में नहीं, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन साइनाइड आयन नहीं दिखा पाएगा। Isonitrile are also poisonous. They can paralyze our respiratory system.
हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन का, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए किसी कंपाउंड में तो क्या होगा। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे एल्केन, एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस, क्योंकि उनके अंदर रिएक्टिव साइट आ गई, उनके अंदर क्या आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो जो अनसैचुरेशन जब आ जाती है तो कंपाउंड को क्या बना देते हैं, मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे प्रोपेनॉल है वो नॉन पॉइजनस और माइल्ड नार्कोटिक होते हैं, जबकि एलाइल अल्कोहल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइजनस होता है। प्रोपेनॉल बोलो कौन था, इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, जो 3 कार्बन वाला, देखो इस टाइप से आपका कंपाउंड था, CH3 CH2, ये CH2 और बोलो कौन, ये OH। अब इसको एलाइल ग्रुप बना देते हैं। एलाइल कैसा बनेगा, ये जो कार्बन एटम नंबर 2 और 3 नंबरिंग करें तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड ले आए आप, देखो इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है, ये आपका एलाइल ग्रुप होता है। इसके ऊपर देखो OH उसी टाइप से लगा दिया, दोनों भी डिफेंसिव डबल बॉन्ड का है। तो जो प्रोपेनॉल है वो नॉन पॉइजनस होता है, माइल्ड नार्कोटिक होता है, वाइल जो एलाइल अल्कोहल है वो क्या है, स्ट्रॉन्गली पॉइजनस होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले, जैसे ट्राइक्लोरो इथाइलिन ले लिया हमने, क्या ले लिया, ट्राइक्लोरो इथाइलिन हम ले लिया, वो मोर रिएक्टिव होता है। एंड विच कॉजेज द डीप स्लीप, इसको लेने से ज्यादा स्लीप, ज्यादा नींद आती है। देन द ट्राइक्लोरो इथेन, ये ट्राइक्लोरो इथिलीन थी। इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब देखो कार्बन कार्बन के बीच बोलो क्या है, डबल बॉन्ड। इथेन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ट्राइक्लोरो है तो 3 आपके Cl है, देखो कहाँ पे लगाएं, एक ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, तो देखो Cl ग्रुप लगाने की, वो क्या 1 Cl, ये सेकंड Cl, थर्ड वन तो देखो ये दूसरे के ऊपर आएगा, बची वैलेंसी एच से पूरी कर दी। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 3 Cl आप एक कार्बन के ऊपर भी लगा सकते हो, देखो ऐसे बच्चों यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3H आ जाएगा। तो ये ट्राइक्लोरोइथेन है, वो पहले वाला क्या था, ट्राइक्लोरोइथीन था या इथाइलिन कह सकते हैं। तो ट्राइक्लोरो जो इथाइलिन है, इट इज मोर एक्टिव स्पोरोफिक एजेंट, विच एजेंट विच कॉज द डीप स्लीप। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, जैसे एक्रोलीन ले लो, कौन ले ले हम, एक्रोलीन। एक्रोलीन कौन होता है, हमने बनाया भी था, आपको बताया था किस टाइप का ये कंपाउंड होता है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या लगा दे बोलो, CHO, तो एक्रोलीन है ये आपका, क्या हो गया बोलो, ये आपका एक्रोलीन। अगर हम इसका एक H हटा दें, CH2 का एक H हटा दें और यहाँ पे हम CH3 ग्रुप लगा दें, तो ऐसे CH3, ये कंपाउंड कौन है, ये आपका प्रोटोनेल्डिहाइड है, प्रोटोनेल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा देते, देखो इसकी जगह से बेंजीन रिंग, तो सिनेमेल्डिहाइड बन जाता है। तो बोलो कौन बन जाता है, ये सिनेमेल्डिहाइड बन जाता है, देखो इस टाइप से, क्लियर हो गया। तो मैं जो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं जैसे एक्रोलीन, क्रोटोनेल्डिहाइड, ये सिनेमेल्डिहाइड, कार्बन, दे आर फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक देन द कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड। ये कंपाउंड हमने बना दिया। अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड देखो कौन बनेगा, पहले वाले का सैचुरेटेड कौन हुआ, CH3 CH2 CHO, ये आपका कम टॉक्सिक है। और जो इधर वाले कंपाउंड है बोलो ये क्या है, बोलो दीज आर मोर टॉक्सिक। और जब हम इनका सैचुरेटेड पोर्शन ले लेते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है लेस टॉक्सिक। देखो ये CH2, इसका सैचुरेटेड क्या बनेगा, देखो इसका सैचुरेटेड हो गया यहाँ पे। जो आपका सिनेमेल्डिहाइड है उसका सैचुरेटेड बोलो कौन बन जाएगा, ये आपका सैचुरेटेड बन गया, देखो इस टाइप से, देखो ये सैचुरेटेड ले लिया। तो पहले वाला कंपाउंड कौन था, पहले वाला कंपाउंड था आपका एक्रोलीन। सेकंड वाला कंपाउंड बोलो कौन था आपका, प्रोटोन एल्डिहाइड, कौन था, प्रोटोन एल्डिहाइड। और थर्ड वाला कंपाउंड कौन था बोलो, सिनेमेल्डिहाइड, ये पास सिनेमेल्डिहाइड था। तो ये ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड बोलो क्या आपके लेस टॉक्सिक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपने जो कार्बन होता है, जैसे हमने ऊपर बताया, इट इज मोर टॉक्सिक देन द मिथनॉल विच इज लेस टॉक्सिक। उसके बाद हमने जो बातें अभी की वो क्या की कि जो अनसैचुरेशन जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मींस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिसिटी इन द कंपाउंड, टॉक्सिसिटी इन द कंपाउंड। जैसे मस्टर्ड गैस है आपके पास,
ये पॉइजनस होती है। व्हाइल ऑन ऑक्सीडेशन इट कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट द हार्मफुल नॉन टॉक्सिक सल्फोन। एक सल्फोन बन जाता है आपका, क्या बन जाता है बोलो वहां पे, ये सल्फोन जो बन जाता है वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। मस्टर्ड गैस क्या है बोलो आपकी, ये आपकी पॉइजनस गैस होती है। मस्टर्ड गैस इज ए पॉइजनस गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मींस डिफरेंट आइसोमर होते हैं, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर जो होते हैं। तो आइसोमेरिज्म है मार्क्ड इफेक्ट ऑन द फॉर्म यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो स्ट्रक्चर जो आइसोमर्स होते हैं वो उनको अगर हम चेंज कर दें तो उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज आ जाता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड तो बोलो कौन होता है, सैलिसिलिक एसिड हमने बताया था कि जो OH और CH ग्रुप है, दीज टू ग्रुप आर प्रेजेंट ऑर्थो टू ईच अदर। देखो इस टाइप से मैंने बेंजीनिंग बनाया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, OH, और दूसरा कौन है बोलो, CH ग्रुप। देखो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके ऊपर क्या लगा दें CH और साइड में क्या लगा दें OH, मींस इन बोथ द केसेस दे आर प्रेजेंट ऑर्थो टू ईच अदर। तो ये तो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे आप सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं बोलो, इट इज ए सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है। लेकिन इसके कोरस्पोंडेंस में अगर हम क्या करते हैं, जो OH ग्रुप और CH के बीच में रिलेशन कैसा कर दें, या तो मेटा बना दे, देखो इस टाइप से मेटा पे हमने OH ग्रुप लगा दिया, या हम कहाँ पे लगा दें, पैरा पोजीशन के ऊपर लगा दें। देखो OH ग्रुप इस टाइप से, ये CH ग्रुप, और पैरा के ऊपर हमने क्या लगा दिया बोलो यहाँ पे OH ग्रुप। तो ये फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है सैलिसिलिक एसिड के अंदर वो इनके अंदर नहीं होती। तो सैलिसिलिक एसिड इज ए फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड व्हाइल द मेटा हाइड्रोक्सी और द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आर फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। तो जो स्टीरियो जो आइसोमर्स होते हैं आपके, वो चाहे ज्योमेट्रिकल हो, चाहे ऑप्टिकल हो, ज्योमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो, कॉन्फिगरेशनल हो, कन्फॉर्मेशनल हो, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दे शो द मार्क्ड डिफरेंस इन देयर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक द मैलिक एसिड पॉइजनस होता है, फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, वो आपका हार्मलेस कंपाउंड होता है। मैलिक एसिड कैसा कंपाउंड होता है, इन व्हिच द टू CH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। कार्बन कार्बन के ऊपर दो CH कहाँ पे हो, सेम साइड में। तो मैलिक एसिड अपोजिट साइड में हो तो क्या होता है, वो फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है, वो हार्मलेस होता है। एड्रेनलिन नेगेटिव का मतलब क्या है बोलो, लिवियो रोटेटरी, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो लिवियो रोटेटरी एड्रेनलिन होता है वो 12 टाइम्स मोर एक्टिव होता है देन द डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। निकोटीन माइनस का साइन लगाया तो लिवियो के लिए, जो लिवियो रोटेटरी जो निकोटीन होता है 2 टाइम्स मोर एक्टिव देन द डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द चेन लेंथ। कार्बन एटम की वो हमने पीछे भी देखा था, जैसे मिथाइल ग्रुप को हटा के इथाइल लगा दें तो किस तरह से प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही थी, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा था। मींस द लेंथ ऑफ द कार्बन एटम जो चेन है उसका काफी इफेक्ट पड़ता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर। दोनों तरह से असर पड़ सकता है, कुछ कंपाउंड में कैसे, कुछ कंपाउंड में इंक्रीज और किसी में डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन जनरली द एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। तो विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम द सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, क्योंकि अल्काइल पार्ट इंक्रीज हो जाता है। इसका बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन की चेन जैसे इंक्रीज करते हैं, कार्बन की चेन में क्या है, कार्बन 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 की चेन अगर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, आपके नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिथेनॉल की, देखो ऐसे मिथेनॉल, एक हम कार्बन की देखो लंबी चेन ऐसे ऐसे इंक्रीज करते, देखो इस टाइप से, ये ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर OH हो। एक तो हम इसको वाटर में डिसोल्व करना चाहें, जैसे ये 1 2 3 4 5 वाला पेंटेनॉल हो गया, तो मिथेनॉल इज मोर वाटर सोल्यूबल देन द पेंटेनॉल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप कुछ इस टाइप से बनाते हैं, HOR, आर बोलो कौन है, ये CH3, और आगे आपका वाटर आ गया, देखो HOH, देखो इस टाइप से। फिर हम दोबारा बना देते हैं यहाँ पे वाटर, देखो इसी टाइप से, ये वाटर हमने शो कर दिया। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, देखो इस टाइप से अगर हम चार्ज दिखाना शुरू करें, क्योंकि जो स्मॉलर ग्रुप है यहाँ पे तो मिथाइल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो मोर सोल्यूबल। जबकि ये बल्कि ग्रुप अगर हम लगा दें यहाँ पे CH3 की जगह, देखो CH3 की जगह अगर हम बल्कि ग्रुप लगा दें यहाँ पे तो क्या होगा, बल्कीनेस की वजह से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, तो में सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस CH3 ग्रुप की जगह हम क्या कर दें, इफ दैट पर्टिकुलर CH3 ग्रुप इज चेंज्ड बाय बल्कि अल्काइल ग्रुप, बोलो इसको हम किससे चेंज कर दें, अगर हम इसको बल्कि
एल्काइल ग्रुप से चेंज कर दें तो जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है। बोलो कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे? स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है। या दूसरे शब्दों में आप ये कहना चाहे तो मोर आप ये कहेंगे जैसे ही बल्कि अल्काइल ग्रुप आता है तो नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो जाता है। तो जो प्रोपोर्शन है आपके नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाता है। बोलो नॉन पोलर जो एल्काइल ग्रुप है उसका साइज बोलो क्या हो गया? इंक्रीज। और आप जानते हैं लाइक डिजोल्व, लाइक वाटर कैसा होता है? वाटर इज ए पोलर सब्सटेंस। तो पोलर में कौन डिजोल्व होगा? पोलर। तो जो ये मिथेनॉल था इट इज मोर पोलर क्योंकि इसके अंदर पोलर पार्ट ज्यादा है। और मिथाइल को हटा के इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एल्काइल पार्ट का इंक्रीज करेंगे तो स्टेरिक फैक्टर तो है ही है। जो स्टेरिक हिंड्रेंस से दो मोलिक्यूल जो मोलिक्यूल वाटर के नजदीक नहीं आ पाएंगे, लेकिन मेन फैक्टर दूसरा क्या था? वो नॉन पोलर पार्ट आपका इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपकी नहीं हो पाती। तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ द साइड चेन। तो सोलबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और सिमिलरली क्या होता है कि जैसे जो कार्बन एटम की चेन आपकी बढ़ जाती है तो ये आपके डिफरेंट और भी है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी असर पड़ जाता है। जैसे आपके मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आपके जैसे कार्बन एटम की चेन बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। सो थैंक यू देल दैट ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। मींस कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर अगर हम किसी भी ग्रुप को चेंज कर दें, जिसे फार्माकोफोर ग्रुप कहते हैं, तो उसके अंदर अगर हम चेंज ला दें या कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, फार्माको ग्रुप रिमूव कर दें या उसको इंट्रोड्यूस कर दें, उसके रिमूव करने से इंट्रोड्यूस करने से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी में क्या आता है? चेंज। क्या उसके अंदर कोई चेंज आता भी है? नहीं, क्योंकि चेंज तो आना ही होता है। तो उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।